हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है साइंस स्टडी। दोस्तों, एनसीईआरटी पुस्तकों का सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारे आधारभूत समझ को बढ़ाती हैं, जिससे हम आगे आने वाले कठिन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी श्रृंखला में आज से विज्ञान की श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। आज की वीडियो में 6वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जो है भोजन और यह कहाँ से आता है। इस अध्याय के अध्ययन से हम जान पाएंगे कि हमारे भोजन के प्रमुख संघटक कौन से हैं, खाद्य सामग्री या खाद्य पदार्थ के प्रमुख स्रोत कौन से होते हैं, भोजन के रूप में पौधे और जंतु के किन उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं 6वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 1, भोजन यह कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? यह एक प्रश्न है जो आगे चल कर के अभी हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पर एक सारणी दी हुई है। इसमें ये कहा गया है कि हम लोग अपने विद्यालय में जाकर के, जहाँ पढ़ते हैं विद्यालय में, दोस्तों से पता करें कि वे पूरे दिन में क्या खाए हैं और क्या खाते हैं, और उसको इस सारणी में लिखें। दोस्त का नाम लिखना है एक साइड में, और एक साइड में जो वे भोजन करके आए हैं उसके बारे में लिखना है। अब आगे चलते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम लोग चावल बनाते हैं तो कच्चा चावल लेते हैं और जल लेते हैं। तो कच्चा चावल और जल ये 2 संघटक हुए। और अगर हम लोग सब्जी बनाते हैं तो कच्ची सब्जी लेते हैं, नमक लेते हैं, मसाला, तेल आदि लेते हैं। ये सब विभिन्न प्रकार के संघटक हुए। क्रियाकलाप 2। सारणी में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। यहाँ पर खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ दी गई हैं। एक तरफ खाद्य पदार्थ लिखा है, एक तरफ कच्ची सामग्री। खाद्य पदार्थ में रोटी, चपाती, ये किनसे मिलकर के बनती हैं ये बताया गया। आटा और जल से। दाल, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले से मिलकर के बनती है। आगे देखिए, हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? अब हम आगे जानेंगे कि हमें जो संघटक मिलते हैं इसके स्रोत क्या हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी में कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपके धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होती है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींग, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब कि हमें हमारी जो खाद्य सामग्री है वो हमें या तो पौधे से प्राप्त होती है या फिर जंतु से। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। इसमें खाद्य व्यंजन दिया गया है और किससे बने हैं, किस कच्ची सामग्री से बने हैं और उनके स्रोत क्या हैं ये बताया गया है। इडली, इडली में
यूज में आने वाली जो कच्ची सामग्री है वो है चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। और ये सब हम लोग को पौधों से मिलता है। चिकन करी, चिकन मसाला, तेल, घी, जल, जो कि चिकन मसाला, तेल, घी, जल जो कि हमें जंतु और पौधे और जंतु दोनों से मिलते हैं। खीर, दूध, चावल, चीनी। दूध तो हमें जंतु से मिलता है, चावल पौधे से मिलता है, चीनी भी पौधे से मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, घी, क्रीम, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भेड़, बकरी, इन सब से भी दूध मिलता है। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्ती वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल, ये जो काशी फल है उसी को सीताफल कहते हैं, के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसकी पकौड़ी बनती है। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 भागों या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज हमें तेल प्राप्त होता है सरसों के बीज से, और इसकी पत्तियों से साग बनता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? क्रियाकलाप 4, सारणी में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। सारणी, भोजन के रूप में पौधों के भाग। यहाँ पर जिस भोजन का हम लोग उपयोग करते हैं उसमें पौधे के किन भागों का यूज होता है ये बताया गया है। जैसे कि बैगन का भरता, इसका संघटक स्रोत है बैगन। मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य। जो बैगन का भरता है, बैगन एक फल है, पौधे का जो भाग है वो फल है। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, ये बीज है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें ये बताया गया कि अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि हम लोग आसपास में पाए जाने वाले पौधों पर कभी उसको टेस्ट ना करें, छुए ना और खाएं ना, क्योंकि कभी कभी कुछ पौधे विषैले भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? ऐसा हम लोग चने के साथ भी कर सकते हैं। चने को भिगो करके उसको 1 दिन रात में भिगो करके बाहर निकाल लेते हैं अगले दिन और कपड़े से ढक देते हैं, तो भी ऐसा होता है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है?
यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? देखिए यहाँ पे गिलहरी दिखाई गई है। सारणी में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ एक सारणी दी हुई है, इसमें कुछ जंतुओं के नाम हैं और उनके द्वारा जो भोजन खाया जाता है वो है। जीव का नाम भैंस, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, भैंस ये सब खाती है। बिल्ली, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। ऐसे ही करके चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा और अन्य आदि द्वारा खाए जाने वाले भोजन को भी लिखना है। क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे जंतु हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि जो जंतु केवल पादप उत्पाद या पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। यहाँ पर ये कहा है कि अब आप इन्हें सारणी के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। जैसे गाय हुआ, शेर, कौवा। तो गाय शाकाहारी है जो सिर्फ पत्तियाँ खाती हैं, पादप उत्पाद। मांसाहारी, शेर मांसाहारी है जो मनुष्य को खाता है, मांस खाता है। सर्वाहारी, कौवा सर्वाहारी है, वो सब कुछ खाता है। पहली जानना चाहती है कि सारणी को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए आप सब किस वर्ग में रखेंगे? मनुष्य को सर्वाहारी में रखेंगे। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। अब ये चैप्टर पूरा हो चुका है। नीचे कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं जिनको ऊपर बताया ही गया है। संगठक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। इन शब्दों से आपका परिचय हुआ ही है और इसमें ये सारांश दिया हुआ है जो चैप्टर में समरी है जो चैप्टर की वो दी हुई है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये मेरा पहला वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।